हरिजन प्रेम कपाड़िया। आज वह बहुत खुश था और इसी खुशी में उसकी आंखें गिली थी। दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर धुंधली होती चली गई थी। माँ ना जाने कैसी होगी, पता नहीं जिंदा होगी या नहीं। वह भरे गले से ही बोला था, माँ आज तुम अगर अपने बेटे को इस पुलिस अफसर की वर्दी में देखती तो कितना खुश होती। लेकिन तस्वीरें भला किसी को जवाब देती हैं। तभी अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श पाकर वह चौंका था। चेहरा घुमाकर देखा, पास ही प्रिया खड़ी थी। माथे पर बड़ी सी बिंदी, मांग में भरा सिंदूर बहुत भला लग रहा था। मैंने तो पुलिस के अफसर के सामने खूंखार अपराधियों को गिड़गिड़ाते देखा है, तब भी उनके चेहरे पर दया नहीं आती, लेकिन आज आप स्वयं रो रहे हैं। प्रिया ने अपनी साड़ी के पल्लू से उसकी आंखों को पोंछते हुए कहा। प्रिया, जब आदमी अपने किसी प्रिय को अपनी तरक्की का पदक देना चाहता है और उस समय वह प्रिय सामने ना हो तो ना चाहते हुए भी इस स्थिति में आंसू आ ही जाते हैं। आप एक बार उस गांव में ही क्यों नहीं हो आते? मुझे उस गांव से नफरत है प्रिया। उस गांव के लोगों ने मुझे इतनी यातनाएं, इतने जख्म दिए हैं कि अगर मैं वहां गया तो 2-4 का कत्ल कर डालूंगा। अंतिम शब्द कहते कहते उसका चेहरा तमतमा उठा था। यही तो जिंदगी का यथार्थ है प्रेम। प्रिया उसका हक हाथ थाम कर सोफे की ओर बढ़ती बोली, हम समाज में रहते हैं तो समाज के नसूरों को साफ करना भी तो हमारा फर्ज है। क्या पता आज कोई दूसरा प्रेम तुम्हारी तरह यातनाएं भोग रहा हो। सोफे पर प्रिया के साथ बैठते ही वह गंभीर हो गया था। प्रिया भी बगल में ही सोफे पर धंस गई थी। सुंदर सा ड्राइंग रूम था, फिर हो क्यों ना। प्रेम इस समय दिल्ली महानगर का पुलिस उपायुक्त था। इज्जत, पैसा सब कुछ तो था, पर तुम कहते तो ठीक हो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। प्रिया प्रेम की ओर देखते हुए बोली, जब पहली बार तुम्हें पापा के साथ देखा था सोचा था गरीब लोग दिल के साफ होते हैं। तुम पापा की कार से टकरा गए थे, पापा तुम्हें अपने घर ले गए थे, तुम्हारा रंग रूप अच्छा था। 4-5 दिनों तक तुम ठीक हो गए थे। इन 4-5 दिनों में मैं नौकर के साथ तुम्हारी देखभाल करती रही थी। इसी दौरान तुम्हारी बातों को सुनकर लगा था तुम एक दिन कुछ बनोगे, और आज बन भी गए। उन दिनों अगर बाबूजी मुझे अपनी छत्र छाया से अलग कर देते तो मैं शायद भूख प्यास से मर गया होता। प्रेम गंभीरता से बोला था। तभी फोन बज रहा था। प्रिया ने ही फोन रिसीव किया था। उधर से प्रिया के पापा ही थे, वह उन्हीं से बात कर रही थी। प्रेम उसी की बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था। हाँ पापा घर पर ही हैं, आप ही बात कर लो। प्रेम समझ गया था, उठकर फोन की ओर बढ़ गया था। हेलो बाबूजी, कैसे हैं? उसने रिसीवर कान से सटाते हुए कहा था। ठीक हूँ, तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है। तुम डेपुटेशन पर एसएसपी बनकर मध्य प्रदेश जा रहे हो। तुमने एक बार कहा था ना कि तुम इटारसी जाना चाहते हो, तुम्हारा गांव वही है। मैंने मंजूरी दिलवा दी। तुम चाहो तो 1 साल बाद वापस भी आ सकते हो। मेरी सर्विस अभी 8 साल और है। सुनकर खामोश हो गया था वह। क्या तुम खुश नहीं हो? उधर से चुप्पी का एहसास करके पूछा गया था। ऐसी बात नहीं है बाबूजी, फिर मैं समझूं कि तुम जा रहे हो। उधर से पापा ने पूछा। जब आपने वहां जाने की तैयारी करवा ही दी है तो जरूर जाऊंगा और कुछ करूंगा। मेरा तुम्हें वहां भिजवाने के पीछे एक ही मकसद है। मध्य प्रदेश के तमाम बड़े मंदिरों में आज भी देवदासियां बनाई जा रही हैं। व्यवस्था और शासन सभी लोग इन गरीब हरिजन महिलाओं का शोषण करते हैं। देवदासियों की जिंदगी से तुम परिचित हो। मैं चाहता हूं तुम वहां जाकर इस देवदासी प्रथा का सफाया कर दो। आप ठीक सोच रहे हैं बाबूजी, उसने गंभीर स्वर में कहा था। मैं भी उन पुरानी घायल यादों का बदला लेना चाहता हूँ। ओके बाय। आज शाम दोनों हमारे यहाँ आ जाना। रात का खाना हम सभी साथ ही खाएंगे। जी। और फोन बंद हो गया था। बाबूजी ने रात के डिनर पर बुलाया है। अगर वो लफंगा आएगा तो मैं नहीं जाऊंगी। प्रिया मुंह बिदकाकर बोली। कौन? उसने चौंक कर प्रिया की ओर देखा। राजीव। लफंगा कैसे है? वह ऐसा, अरे वो तो मेरा बड़ा साडू है। पहाड़ में जाओ ऐसा साडू। प्रिया गुस्सा से तमतमाते हुए बोली। शादी से पहले जानते हो, जब भी मुझसे मिलता था कभी कहता था, अरे प्रिया एक हरिजन से शादी करके क्या सुख पाओगी। फिर सुना है वह हरामी है, इसकी माँ एक मंदिर में देवदासी थी, ऐसा कहा था उसने।
प्रेम चौंक कर बोला था। हाँ, वह गंभीरता से बोली। तब से मैंने उसे बात करनी छोड़ दी। छोटी रमा के बार बार कहने पर भी उसे बोलना तो पड़ता है। तुमने बाबूजी से नहीं कहा था, उन्होंने ही तो झाड़ा था उसे। बोले तुमसे 1000 गुण अधिक है उसमें। तुम किसी के व्यक्तिगत जीवन में दखल देकर अपनी घटिया सोच का परिचय देते हो। उस दिन के बाद वह कम ही आता था। चलो, अगर मिल भी गया तो आज उसे ठीक कर ही दूंगा। कहते हुए वह अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था। प्रिया उसके जूतों के फीते खोलने लग गई थी। नहीं प्रिया, प्रेम में टोका, ये ठीक नहीं। मैं अपने जूते स्वयं उतार सकता हूँ। पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है। मेरा आपका सेवा ही धर्म है। नहीं प्रिया प्लीज, प्रेम बोला। इस मनुवादी सोच को दिल से निकाल कर फेंक दो। जब औरत पुरुष के साथ समान शिक्षा ग्रहण करती है तो वह दासी कैसे है? ये हमारे वेद पुराण कैसे हैं? ये हमारे वेद पुराण कहते हैं। वेद पुराण आज से सैकड़ों साल पहले बने थे। तब नारी जागरूक नहीं थी। औरत का घर से बाहर निकलना ही गुनाह था। लेकिन आज वो आजाद है। प्लीज फीते छोड़ दो। ठीक है। वह फीकी मुस्कान के साथ कमरे से बाहर निकल गई थी। रात का डिनर लेकर दोनों लौट आए थे। राजीव वहां नहीं गया था। प्रिया की छोटी बहन रमा बीमार थी। घर में मम्मी पापा और नौकर ही थे। एक भाई था जो क्लब में ही रहता और वहां से लौटा नहीं था। आखिर केंद्र सरकार के होम सेक्रेटरी की कोई हस्ती होती है। रात सोने से पहले ही प्रेम ने प्रिया से कह दिया था कि कल सारा दिन तैयारी में ही बीत जाएगा। बहुत जरूरी सामान ही ले जाना था। इटारसी में उसे सरकारी आवास तो मिलना ही था। यह उनकी अपनी निजी कोठी थी। अगले दिन रात को उनकी ट्रेन थी। सब कुछ आराम से हो गया था। स्टेशन पर प्रिया के मम्मी पापा भी उन्हें सी ऑफ करने आए थे। जब ट्रेन ने सीटी दी थी तभी दोनों कंपार्टमेंट पे चढ़े थे। इटारसी में उसने एसएसपी का चार्ज ले लिया था। होम सेक्रेटरी का दामाद, ऊपर से बड़ा अफसर। भला किसकी मजाल जो कुछ चीज चकूर कर सके। पहले ही उसने शहर के सभी मंदिरों का रिकॉर्ड मंगवा लिए थे। सारा दिन वह फाइलों में खोया रहा था। शाम होते होते उसने 4 ऐसे बड़े मंदिरों को चुना था जहां देवदासियों की पूरी संभावना थी। पुलिस रिकॉर्ड में इन मंदिरों का संचालन भिन्न भिन्न ट्रस्ट देखते थे। लेकिन जब उसने हरेक मंदिर में 8-10 पुजारियों का जिक्र देखा तो वह चौंक गया। ये पुजारी ने जरूर देवदासियां ही होंगी। और देवदासियों का ध्यान आते ही उसकी आंखों के सामने एक चेहरा उभरा था। ये चेहरा था उसकी माँ का। और बहुत कुछ याद आता चला गया। उसने पहली बार अपनी माँ के साथ जिस मंदिर में प्रवेश किया था वहां उसने एक गधे के समान भारी पेट वाले जनेऊधारी को देखा था। उसके होठ भी मोटे मोटे थे। थुल भारी शरीर पर धोती और कंधे पर जनेऊ। उसकी आंखों के सामने विगत की परछाइयां किसी फिल्मी दृश्य के समान उभरने लगी। यूं ही नाम अंधेरा उस दिन भी था जब उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर झोंपड़ी से बाहर आते बोली थी, प्रेम तू मेरे पीछे पीछे आना, पुजारी देखने ना पाए तुझे। मैं मंदिर से तमाम प्रसाद तुझे दे दूंगी। वैसे तो ससुरा खाने का भरपेट नहीं देगा। उस समय वह 8 साल का था। उसे आज भी याद था। लंबी अंधेरी बारादरी में चलते उसने सामने के मंदिर में शंख और घंटियों का शोर सुना था, जैसे पूरे माहौल में भगवान आ विराजे हैं। एक छोटे से दरवाजे को चुपके से भीतर ठेल माँ ने उसे भीतर खींच लिया था। तभी अंधेरे में कोई बोला था, कौन? मैं हूँ पर्वतिया, अंदर आ जाओ। पूर्व वाला कमरा खाली है। बड़े पुजारी की आज बारी है। तुम्हारा प्रसाद थाली में मेज पर रखा है। मां ने अंधेरे में ही मुझे अपने साथ सटाई कमरे में प्रवेश किया था। कमरे में धीमा प्रकाश था। एक और आले पर दिया जल रहा था। बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीच बड़ा तख्त था। उस पर सफेद बिस्तर बिछा था। सिरहाने 2 तकिए भी रखे थे। माँ ने मेज की थाली का प्रसाद उठाकर मेरे सामने रख दिया था। लड्डू पूरी देखकर उस समय भरे मुंह मैंने थाली की ओर माँ की ओर सरका दी थी। थाली में 4 लड्डू और 4 पूरियां भी थी। तो अकेला घर जा सकता है? माँ ने पूछा था। नहीं माँ, वह बोला, अंधेरे में अकेला रहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तू शोर मत मचाना, इस तख्त के नीचे से बाहर मत निकलना। माँ ने कहा था। क्यों माँ? पुजारी को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। और वह तख्त के नीचे छिप गया था। कुछ ही देर बाद उसने देखा था भारी पेट और मोटे होंठ वाले पुजारी को। वह जब तख्त की ओर आ रहा था उसका पेट हिल रहा था। पर्वतिया, तो आज सुबह ही जाना। नहीं महाराज, मेरा बच्चा भी है, वह अकेला नहीं रह सकता। उसने माँ की आवाज सुनी थी। अरे उसे किसी अनाथाश्रम में छोड़ आना। नहीं महाराज,
वह पढ़ने का बड़ा शौकीन है। मैं तो पाँव की धूल ही रही, मैं उसे कुछ बनाना चाहती हूँ। अरे पर्वतिया, कई राख में फूल खिलते हैं भला। वह हरिजन है, हरिजन कैसे पढ़ सकता है? हमारे वेदों में हरिजनों को वेद पुराण सुनने की भी मनाही है, पढ़ने की तो बात दूर रही। खैर छोड़, अलमारी में सोमरस की शीशी है, उसे निकाल ले और गिलास में डाल दे, तब तक मैं कपड़े उतारता हूँ। सुनते ही वह सोच में पड़ गया था। पुजारी अपने कपड़े क्यों उतारना चाहता है, लेकिन उसके इस प्रश्न का उत्तर उसके पास उस समय नहीं था। आज है। तभी फोन की ट्रिन ट्रिन सुनाई दी थी। फोन की आवाज से उसकी सोच को तोड़ दिया था। वह विगत से वर्तमान में आ गया था। रिसीवर उठाते हुए बोला, एसएसपी इज हियर सर, मैं सरयूगंज थाने से सेना प्रभारी मेघवाल बोल रहा हूँ। आपने राधा कृष्ण मंदिर के विषय में जानकारी चाहिए थी। यह वहाँ 7 पुजारी हैं, सभी मंदिर के पास बने झोंपड़ों में रहती है। उन्हीं में एक बुढ़िया है जिसका नाम पर्वतिया है। तुम अपना एक इंस्पेक्टर हमारे दफ्तर में भेज दो, हम अभी वहां जाना चाहते हैं। उसने फोन पर कहा, सर रात हो चुकी है, देहात का मामला है, सुबह मेरा आदमी आपके पास आ जाएगा। चंद क्षण सोचा प्रेम ने, फिर बोला, ठीक है, साथ में कुछ सशस्त्र सिपाही भी भेज देना। जी सर, नमस्ते, उधर से कहा गया। नमस्ते, और फिर फोन रख दिया। प्रेम ने अपनी चमचमाती मेज पर रखी एश ट्रे उठाकर उसने अपने सामने रख ली थी। फिर दराज से पैकेट निकालकर सिगरेट लगा ली। वह ढेर सारा धुआं उगलते हुए एक ही बात सोच रहा था, मेरी माँ कैसे होगी, मेरे आने के बाद पर उस पर क्या क्या बीती होगी। और जैसे जैसे वह सोचता गया था वैसे वैसे उसका मन भारी होता चला गया। टीवी पर साक्षरता को लेकर एक नया पिक्चर दिखाया जा रहा था। गांव के स्कूल के कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, नंग धड़ंग बच्चे। उसकी सोच में एक स्कूल उभरा था। जब वह बहुत छोटा सा था और 4th कक्षा में पढ़ता था, तब एक लड़के ने उसकी साफ काले तख्ती पर पैर रख दिया था। वह विगत की गहरी सोचों की खाइयों में उतरता चला गया था। उसने सड़क सामने वाले लड़के को घूरते हुए कहा था, मेरी तख्ती पर पैर क्यों रखा था? पैर पड़ गया तो क्या हो गया? तू हरिजन ही है, फिर हरामी भी है। तेरे बाप का नाम क्या है, क्या तू जानता है? सुनते ही उसका खून खोल उठा था और अगले ही क्षण उसने वह तख्ती उस लड़के के सिर पर दे मारी थी। एक चीख के साथ ही वह लड़का ढेर हो गया था। उससे पहले कि उससे कोई पकड़ पाता, वह तेजी से एक और भागा था। घर जाना नहीं चाहता था, जानता था वहां भी उसे पकड़ लिया जाएगा। उस सारा दिन वह गांव के पास वाली नदी के किनारे एक पेड़ पर चढ़ा रोता रहा था। लोग उसे हरिजन क्यों कहते हैं? क्या वह हरामी है? नीम अंधेरा फैलते ही वह घर लौटा था। घर पर माँ उसी को चिंतित थी। कहा था, उस बनिए के बेटे को तख्ती क्यों मारी? उसने मुझे हरामी कहा है माँ। क्या मैं हरामी हूँ? मेरा बाप नहीं है। वह गुस्से से भर उठा था। बेटा, ये हमारी बदनसीबी है कि तेरे बाप का पक्का पता नहीं। जो औरत रोज नए मर्द के साथ सोती हो, उसके बच्चे के बाप का नाम कैसे पता चल सकता है? लेकिन इसमें मेरा कसूर क्या है? इस समाज ने ही तो मुझे पैदा किया है। माँ बहुत देर तक उसे छाती से चिपकाए रोती रही थी। जैसे तैसे रात कट गई थी। अगली सुबह उसने ठान लिया था कि वह अब नहीं रहेगा, और सुबह होते ही वह अपनी माँ को किला छोड़कर शहर जाने वाली सड़क पर पैदल ही बढ़ता चला गया। कहाँ खो गए हो प्रेम? मैं कब से आवाजें दे रही थी। वह चौंका था, सोच टूट गई थी। वह विगत से वर्तमान में आ गया। मैं फिर वह बचपन की यादों को खो गया था। घर से जब भागा था तब सड़क पर था। इस सड़क पर चलते चलते बाबूजी की गाड़ी से जा टकराया था। ओह प्रिया पास ही सोफे पर बैठती हुई बोली, जो बुरा वक्त बीत जाए बार बार उसको याद करके मन दुखी नहीं करना चाहिए। ड्रिंक लेनी है तो बना दूं, खाना तैयार है, मैं स्वयं बना लूंगा, तुम जरा गरम कबाब दे दो। कहते हुए प्रेम फ्रिज की ओर बढ़ गया था। टीवी पर अब समाचार आने लगे थे। प्रेम प्रिया की बगल में ही लेटा था। खिड़की से आती ताजी हवा अच्छी लग रही थी। दूर दूर का सन्नाटा। सितंबर का महीना था। प्रिया करवट बदलकर प्रेम के चेहरे की ओर देखते हुए बोली, जब तुम हमारे घर में रहते थे तो रात को भी अपने आप पढ़ते रहते थे। पहले तुम हायर सेकेंडरी की, फिर बीए, फिर आईएएस का टेस्ट दिया था। पापा बड़े हैरान थे कि तुम इतने तेज कैसे हो पढ़ने में। इन्होंने सारा खर्चा उठाया था। तुम्हें याद है जब पापा से तुमने को कहा था, बाबूजी ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? नहीं, प्रेम ने प्रिया के गोरे गाल पर अपनी उंगली छुआते हुए कहा था, पापा ने कहा था तुम एक दिन मेरे दामाद बनोगे, समझो दहेज दे रहा हूं तुम्हें।
ओह, वह मुस्कुराया था और प्रिया की नाक को पकड़ होले से हिलाकर कहा, तभी तुम शर्मा कर मेरे सामने से भाग गई थी। और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े थे। देर तक अतीत की बातें करते दोनों ना जाने कब गहरी नींद में सो गए थे। पुलिस की जीप सड़क पर भाग रही थी। सड़क की दोनों ओर घना जंगल था। पीछे एक और जीप थी जिसमें 10-12 सशस्त्र सिपाही बैठे थे। प्रेम ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा था। पीछे कई मातहत अधिकारी भी थे। यहाँ से सुदूरगंज कितनी दूर है? बस 3 किलोमीटर। और साहब, ड्राइवर जीप की बाईं तरफ मुड़ती सड़क पर मोड़ते हुए बोला। काली सड़क तेजी से पीछे भागती जा रही थी। जीप आगे को भाग रही थी। कुछ देर बाद मुख्य सड़क से कुछ कंक्रीट बिछी सड़क नजर आई। जीप उस पर मुड़ गई थी। थोड़ी दूर तक गांव नजर आ रहा था। गांव के किनारे ही एक बड़ा मंदिर था। थोड़ा आगे सड़क के बाईं ओर पीपल के पेड़ के पास ही बड़ा सा तालाब था जिसमें भैंसें पड़ी नजर आ रही थी। गांव में एक पुलिस का काफिला देखकर कुछ लोग देखकर चौंक कर देखने लगे थे। प्रेम ने देखा छोटे बच्चे तो घबराकर कच्चे घरों में जा छिपे थे। देखने में गांव काफी बड़ा था। कुछ मकान पत्थर के बने थे, कुछ कच्ची मिट्टी के झोंपड़े भी थे। पुलिस का काफिला मंदिर के मुख्य द्वार पर जाकर जा रुका। सबसे पहले पीछे की जीप से सिपाही उतरकर अगली जीप के अगल बगल खड़े हो गए थे। प्रेम आराम से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। इस समय उसने वर्दी पहन रखी थी। मंदिर के गेट के पास ही तख्त पड़ा था। सभी उस पर बैठ गए थे। तभी अंदर से 4-5 पुजारी भाग कर आते नजर आए। कुछ देर बाद सभी पुलिस दल के पास खड़े थे। राम राम हुजूर साहब, यहाँ कैसे आना हुआ? एक नंगे बदन जनेऊ और धोतीधारी पुजारी ने कहा था। आपके लिए मंदिर में कितने पुजारी हैं? 7 है हुजूर। हम उनसे मिलना चाहते हैं। इसके लिए आपको ट्रस्ट से इजाजत लेनी होगी। बिना इजाजत हम उनसे किसी को मिलवाने की मनाही है। ऐसा नियम किसने बनाया? ट्रस्ट ने। और हम क्या हैं? आप अफसर हैं। इंस्पेक्टर, 7 पुजारियों को ले चलो। साथ में इन पुजारियों को भी। कोई कुछ भी बोले मत सुनो, प्रेम ने आदेशात्मक लहजे में कहा था। और पुलिस ने पुजारियों को घेरे में ले लिया था। प्रेम अपनी जीप पर जा बैठा था। 2 अंगरक्षक भी उसके साथ जीप पर बैठ गए थे। वह अपनी मां से सबके सामने मिलना नहीं चाहता था। मामूली से विरोध के बाद सभी ने समर्पण कर दिया था। लगभग आधे घंटे बाद सूरजगंज थाने में सभी को बुला ले आया गया था। प्रेम ने अपने मात सत से कहकर पर्वतिया को बुला लिया था। पूरे 30 साल बाद जिस बूढ़ी औरत को देखा था, उसे देखकर उसका मन भारी हो गया था। झुर्रियोंदार चेहरा, दुबला पतला शरीर, साधारण सी धोती पहने वह एक देवी जैसी लग रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी। शायद सोच रही थी, बड़े साहब ने उसे क्यों बुलाया है? मुझे पहचानती हो? वह गंभीरता से उसके चेहरे की ओर देखते हुए बोला। नहीं साहब, उसने हाथ जोड़ दिए थे। अब प्रेम से नहीं रहा गया था। वह झटके से उठा और उस औरत से लिपट गया। चंद क्षणों के लिए वह बौखला गई थी। मैं तेरा प्रेमा हूँ माँ, तेरा बेटा प्रेमा, कहते हुए उसकी आवाज लड़खड़ा गई थी। क्या? मैं बहकला सी गई थी। हाँ माँ, तुम्हें अभी हमारे घर चलना है, तेरी बहू भी है। फिर वह बूढ़ी औरत किसी पागल के समान उसका चेहरा चूमने लगी थी और फिर देर तक दोनों रोते रहे थे। फिर जब वह संभले तो थाना प्रभारी को सारी बातें समझाकर वह मां के साथ जीप पर आ बैठा था। साथ के सिपाही हैरान थे। जीप में बैठने से पहले उसने थाना प्रभारी को बतला दिया था कि वह जिसके साथ ले जा रहा है वह उसकी मां है। थाना प्रभारी सुनकर दंग रह गया था। कुछ देर बाद ही प्रेम की जीप उसके सरकारी फ्लैट की ओर भाग रही थी। उसके पास ही बैठी मां के चेहरे की ओर निगाह घुमाकर देखा था। उस चेहरे पर एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो बहुत कम लोगों के चेहरे पर